साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय बालाजी की। आज की क्लास में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर जो है बेस्ड है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जो है डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हो और आपकी वाइफ जो है वो अपीयर नहीं होती है और अंतोगत्वा कोर्ट जो है उसे एक्सपर्टी करती है। जब डिवोर्स जो है ग्रांट हो जाता है तो अचानक से आपकी वाइफ जो है प्रकट हो जाती है और ये कहती है कि उसके साथ जो है धोखाधड़ी हुई है, उसको जो है नोटिस सर्व नहीं हुए और उसके साथ जो है अन्याय हुआ है, उस समुचित सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। ये तो है इंसिडेंट नंबर 1। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोग सेकंड मैरिज कर लेते हो 90 दिन के बाद में, और सेक्शन 15 हिंदू मैरिज एक्ट का जो बेसिक प्रोटोकॉल है उसको वायलेट भी नहीं करते हो। और जब सेकंड मैरिज हो जाती है या कोई नई लड़की आपकी ज़िंदगी में आ जाती है तो आपको हैरान परेशान करने के लिए आपकी वाइफ यूजुअली जो है कोर्ट में आती है और ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी के तहत जो है आवेदन पेश करती है। तो स्नैरियो नंबर 1 जो भी डिस्कस किया गया, जहाँ पर मैरिज नहीं है पर मैरिज डिसॉल्व हो गई है, और स्नैरियो नंबर 2 जहाँ पर मैरिज डिसॉल्व भी हो गई है और आपने जो है रीमैरिज भी कर लिया है और उसके बाद जो है आपकी वाइफ जो है वो कोर्ट में आ रही है और ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी के तहत कोर्ट से ये प्रार्थना कर रही है कि उसे संबंध सर्व नहीं हुए डिवोर्स के। अगर संबंध सर्व हो गए होते तो डेफिनेटली वो अपीयर होती। तो साथियों उस स्थिति में हम करें क्या, कानून में जो है हमारे अधिकार क्या है और कैसे निपटें इस तरह के प्रार्थना पत्र से। तो एक एक बिंदु जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस तरह के मामलों में। साथियों सबसे पहले आप एक बात समझें, यदि किसी मामले में जो है डिक्री बन गई है और कोर्ट को विश्वास करने का कारण है कि कंसेंट डिक्री जो है वो धोखे से प्राप्त की गई है, या कंसेंट जो रेस्पोंडेंट है उसे अपीयर होने से रोका गया है, या कंसेंट जो रेस्पोंडेंट है उसका कोई फॉल्ट नहीं है और रेस्पोंडेंट जानकारी के 30 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में अप्लाई करता है, तो वहाँ पर ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी के तहत जो है उस एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड किया जा सकता है। अब एक बात जो है ध्यान रखनी है कि एक्स पार्टी डिक्री और एक्स पार्टी ऑर्डर में दिन रात का अंतर है। जब भी कोर्ट एक्स पार्टी करती है तो सबसे पहले एक्स पार्टी ऑर्डर पारित करती है, जिसके तहत एक पक्षी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाती है और उसके बाद जो कंसर्न पक्षकार हैं, मीन्स जो वादी है या प्लेंटिव है या प्रार्थी है, उसके बयानों को जो है रिकॉर्ड किया रहता है। उसके यदि कोई गवाह हैं उन्हें रिकॉर्ड किया रहता है। कोई डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो उसे रिकॉर्ड पे लिया जाता है और उस पर एग्जिबिट जो है मार्क किया रहता है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और उसके बाद फाइल में जो है बहस सुनी जाती है और फाइनल आदेश जो है पारित किया जाता है और उसके बाद जो है डिक्री बनती है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ ऑर्डर 20 सीपीसी। क्लियर हो गया आपको ये? तो 913 में जो है उस डिक्री को जो है चैलेंज किया रहता है कि ये डिक्री जो है गलत तरीके से पारित हुई है, इसको सेटिस्फाइड करते हुए हमारा जो है पक्ष सुना जाए। अब साथियों सबसे पहले काउंटर चेक ये करना है ऐसी एप्लीकेशंस पे कि क्या वाइफ ने एक्स पार्टी ऑर्डर को भी चैलेंज किया है या नहीं किया है। 99% मैटर्स में एक्स पार्टी ऑर्डर तो चैलेंज होते ही नहीं है, तो यहाँ भी एक प्लस पॉइंट जो है आपको मिलेगा। दूसरी बात, एक बात जो है समझिएगा कि जब भी कोर्ट जो है नोटिस जारी करता है इस तरह के मामलों में, तो कोर्ट जो है नोटिस जारी करता है रजिस्टर्ड पोस्ट से, तो वहाँ पर सेक्शन 27 जनरल क्लॉज एक्ट के जो है प्रोविज़न लागू होते हैं, जो ये कहता है कि अगर रजिस्टर्ड डाक है और एड्रेस जो है वो प्रॉपर है तो इस सिनेरियो में ऐसे अवधारणा ली जाएगी कि नोटिस जो है वो मिल चुके हैं। अधिकांश मामलों में क्या होता है कि नोटिस होता है अनक्लेम्ड या डोर लॉक या रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट। ऐसी स्थिति में जो बेसिक गाइडलाइंस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि यहाँ पर डीम्ड सर्विस को मानते हुए उसका प्रिजम्पशन लेते हुए कोर्ट जो है प्रोसीड कर सकती है और वहाँ पर सेक्शन 27 जनरल क्लॉज एक्ट के प्रोविज़न भी जो है वो एप्लीकेबल होंगे। साथियों एक मामले में क्या हुआ कि मिस्टर एम ने जो है डिवोर्स का केस जो है फाइल किया और इनकी पत्नी को जो है वो नोटिस जारी हुए और इनकी पत्नी जो है वो अपीयर नहीं हुई, तो कोर्ट ने उसे जो है एक्स पार्टी घोषित कर दिया और केस में जो है आगे प्रोसीड किया। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये थी कि सेक्शन 15 फैमिली कोर्ट एक्ट के प्रोटोकॉल के तहत जो कंसर्न लड़का है उसके बयान को जो है रिकॉर्ड किया गया ऑन ओथ, और जो रिमेनिंग गवाह थे उनके बयान जो है रिकॉर्ड कर लिए गए एफिडेविट्स के ऊपर। तो यहाँ पर बहुत टाइम जो है सेव हो गया और उसके बाद जो है कोर्ट ने फैसला जो है प्रोनाउंस कर दिया। अब सबसे अच्छी बात यह थी कि करीबन 1 साल बाद लड़के ने जो है रीमैरिज कर ली। जब रीमैरिज करी तो लड़की जो है वो कोर्ट में अपीयर हो गई, मीन्स उसकी पहली वाइफ कि साहब मेरे साथ जो है धोखेबाजी हुई है और पोस्टमैन से मिला भगती करते हुए ये गलत तरीके से जो है डिग्री पारित की गई है। साथियों जब ये नोटिस जो हैं लड़के को मिले तो लड़के ने 5 ऐसे पॉइंट कोर्ट में रखे जो काफ़ी घातक थे लड़की के लिए, जिस संबंध में लड़की जो है वो निरुत्तर रही। सबसे पहला पॉइंट कि आपने इस केस को दाखिल करने में जो है काफ़ी देरी करी है, क्योंकि आपके स्टैंड जो है वो विरोधाभासी है। एक तरफ तो आप कहते हो कि लड़का जो है मेरे साथ में है, जिस दिन उसने रीमैरिज करी उस दिन वो मेरे साथ में था,
जबकि इसके विपरीत जो आपने डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस किया है, ये जो केस किया है मेंटेनेंस का, उसमें रजनीश वर्सेस नेहा में आपने जो एफिडेविट दिया है उसमें ये स्पष्ट किया है कि पिछले 10 साल से हम अलग अलग रह रहे हैं, हमारे बीच में कोई भी बोलचाल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब बोलचाल ही नहीं है, हमारे बीच कोई बातचीत ही नहीं है, तो जिस दिन मैं रीमैरिज कर रहा हूँ उस दिन आपके साथ अपीयर होना अपने आप में ही संदिग्धता उत्पन्न करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको साथियों स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब भी कोई स्टेटमेंट कोर्ट में दिया जाता है तो ये जुडिशियल एडमिशंस हैं। ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 17 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोटोकॉल लागू होते हैं। बाद में वही व्यक्ति अपने स्टेटमेंट से डेविएट नहीं हो सकता। तो लड़की का जो स्टेटमेंट फैमिली कोर्ट में था और जो डोमेस्टिक वायलेंस वाले कोर्ट में था वो अलग अलग था और आपस में मिसमैच हो रहा था। तो कोर्ट ने इस बात को भी जो है गंभीरता से लिया। क्लियर है। दूसरी बात, लिमिटेशन का बिंदु आया कि साहब मुझे जानकारी नहीं हुई, जानकारी होने पर मैंने कॉपीज़ ले ली और मैंने इमीडिएटली जो है वो कोर्ट में अप्लाई कर दिया। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी लिमिटेशन की बात आएगी तो वहाँ पर सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रोविजंस जो है वो लागू हो जाएंगे। साथियों इसको लेकर कई इंटरप्रिटेशन जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि डिले भले ही 1 घंटे की हो, चाहे 10 साल की हो, चाहे 5 साल की हो, चाहे 2 मिनट की भी हो, आपको रीजनेबल स्पष्टीकरण देना होगा। अगर स्पष्टीकरण नहीं है और सपोर्टेड बाय सब्सटेंस नहीं है तो ऐसे डिले के दिए गए कारण को सही कारण या वैध कारण या वैलिड रीज़न जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर लड़की ने डिले का कोई भी कारण जो है स्पष्ट नहीं करा, वो सिंपल वर्बेटम जो है दे दी गई, बट सब्सटेंसिव एविडेंस जो है फाइल बनाई थी। और साथियों सुप्रीम कोर्ट के अलावा डिफरेंट हाई कोर्ट का व्यूज़ भी यही है कि सब्सटेंस शुड बी देयर ऑन द रिकॉर्ड टू शो दैट कि इसके साथ जो है जास्ती हुई है। ये जो कंसर्न लेडी है या जो कंसर्न पक्षकार है उसको जानकारी नहीं थी, उसके साथ जो है फ्रॉड प्ले हुआ है। अगर ऐसी स्थिति है, ऐसा सब्सटेंस फाइल पर है, तो ही लिमिटेशन का पॉइंट जो है वो कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज जो है कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि नोटिस जो है वो जारी किए थे कोर्ट ने और नोटिस जो है वो लौट के आया कोर्ट में। उसमें लिखा आया था कि रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट है तो वहाँ पर डीम्ड सर्विस है सेक्शन 27 जनरल क्लॉज एक्ट के लाइट के अंदर। तो लड़की से ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने जो कंसर्न पोस्टमैन था उसने अगर मिला भगती करी या फॉर्जरी करी तो क्या आपने कोई एफआईआर कटाई या उसको कोई लीगल नोटिस दिया, कोई कंसर्न शिकायत आपने पोस्ट मास्टर जनरल को या कंसर्न पोस्ट मास्टर को जो है आपने करी। उसके पास इसका भी कोई उत्तर नहीं था कि मैंने इस बारे में जो है वो कोई शिकायत नहीं करी है। ऐसा उसका एडमिशन जो है वो कोर्ट में था। तो साथियों इस बात को भी जो है कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर फ्रॉड प्ले हुआ है तो ऑर्डर 6 रूल 4 CPC और ऑर्डर 19 CPC काफ़ी इंपॉर्टेंट है। CPC मीन्स सिविल प्रोसीजर कोड। जो पक्षकार फ्रॉड को प्लीड करता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस पर है और ये बर्डन है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सामान्य बर्डन या सामान्य अवरमेंट्स की स्थिति में ऐसा बर्डन को जो है डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है। क्लियर है। साथियों चौथी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि लड़की बोलती कि उसके साथ फ्रॉड प्ले हो गया और ये लड़का जो है अय्याश किस्म का है, इसके कई लड़कियों के साथ जो है अवैध संबंध है, पर ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो है वो प्रूव नहीं कर पाई और जो भी एविडेंस है उसके पास में थे वो फ़ोन में उसने रखे हुए थे। बट कानून ये बोलता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, आप कोर्ट को एड्रेस करना चाहते हैं तो आपको प्रिंट आउट पेश करना पड़ेगा और उसके साथ साथ 65 भी इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रोटोकॉल्स को जो है फॉलो करना पड़ेगा, जबकि ऐसा कोई प्रोटोकॉल जो है लड़की पक्ष ने फॉलो नहीं करा। और सबसे आखिरी बात, इंपॉर्टेंट बात कि जानकारी को लेकर, जानकारी किस दिन हुई, कैसे हुई, जिसको लेकर उसका कथन ये था कि मैं जब डोमेस्टिक वायलेंस वाले केस में अपीयर हुई थी तो वहाँ पर हस्बैंड ने जो है ये डॉक्यूमेंट जो है पेश किए तो वहाँ से मुझे जो है जानकारी हुई। तो ऐसी कोई जानकारी कोर्ट प्रोसीडिंग के मार्फत हुई हो या कोर्ट में हुई हो, ऐसा कोई फैक्ट कंसर्न कोर्ट की प्रोसीडिंग में नहीं था जो कि कंसर्न करता है विद डोमेस्टिक वायलेंस केस। तो वहाँ पर धारा 56, धारा 57, धारा 58 इंडियन एविडेंस एक्ट के लाइट में प्लीड किया गया। अगर ऐसा फैक्ट रिकॉर्ड में नहीं है तो उस सिनेरियो में उस फैक्ट को कंक्लूसिव प्रूव मानते हुए कोर्ट उसका संज्ञान नहीं ले सकता। तो ये सारे पॉइंट जो है लड़की पक्ष के खिलाफ गए और कोई भी स्पेसिफिक आंसर जो है वो नहीं दे पाए और अंतोगत्वा वो ऑर्डर 9 रूल 13 की अर्जी जो है वो लड़की हार गई। तो साथियों जब भी ऑर्डर 9 रूल 13 CPC के तहत हम कंटेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले एप्लीकेशन को पूरा पढ़िए, उसका एक प्रॉपर जो आंसर तैयार कीजिए। आंसर शुड बी रीजनेबल ऑन द रिकॉर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने आर्गूमेंट्स को सपोर्ट कीजिए विद द लॉ। और एक बेसिक टेंडेंसी मैं खुद फॉलो करता हूँ, आपको भी फॉलो करनी चाहिए कि आप जब भी कोई अवरमेंट लिख रहे हैं तो अवरमेंट के साथ साथ एविडेंस और अगर कोई लॉ पॉइंट है तो उसको लिख लें और अपनी सुविधा के लिए उसको एनेक्चर मार्क कर दें। कारण क्या होता है कि जब कोई बात हम कोर्ट में कह रहे होते हैं तो उस समय हम जल्दबाजी में होते हैं। तो अगर एनेक्चर मार्क किया हुआ है और उसका प्रॉपर गेस्ट उस पिटिशन या उस रिप्लाई में है और इसके साथ साथ उसको प्रॉपर मार्क किया गया है विद द हाईलाइटर, तो आपको कोर्ट को एड्रेस करने में जो है काफ़ी ईजी रहेगा और काफ़ी ईजी तरीके से आप इस तरह की पिटिशन को जो है वो कंटेस्ट कर पाएंगे। तो ऑर्डर 9 रूल 13 की पिटिशन को पहले पूरा पढ़ना है,
क्या क्या लड़की ने एरर की है उसको पॉइंट आउट करना है, क्या क्या ट्रू सब्सटेंस है उसको पॉइंट आउट करना है, उसको नरेट करना है अपने रिप्लाई में, और उसके बाद एक स्टैटिक बहस कोर्ट में करनी है। अगर ग्राउंड हमारा स्टैटिक है और पॉइंट्स हमारे अच्छे हैं तो वहाँ पर इसका आपको जो है फ़ायदा मिल जाएगा। और एक एडिशनल पॉइंट जो है ऐड करना चाहूँगा, यूजुअली इस तरह के मामलों में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप हिंदू हैं और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है आपका डिवोर्स हुआ है और अगर डिग्री पारित हुई है तो वहाँ पर रेमेडी ऑर्डर 9 रूल 13 CPC नहीं है, वहाँ पर रेमेडी है सेक्शन 28 हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिक प्रोविजन है कि अगर कोई डिग्री कोर्ट ने पारित कर दी है तो वहाँ पर जो पक्षकार एग्रीव्ड है उसको अपील जो है दाखिल करनी होगी। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने अनेकों ही जजमेंट्स में स्पष्ट किया है कि अगर किसी मामले में कोई डिग्री पारित हुई है और उसमें अगर अपील का प्रोविज़न है और रेमेडी एब्सोल्यूट है तो वहाँ पर ऑल्टरनेट रेमेडी ऑर्डर 9 रूल 13 CPC की लाई नहीं करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको ध्यान में रखिएगा यदि हम ऑर्डर 9 रूल 13 CPC की पिटिशंस को कंटेस्ट कर रहे हैं, और साथ साथ सेक्शन 27 जनरल क्लॉज एक्ट को भी जो है ध्यान में रखिएगा। और एक आखिरी बात मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि जब भी कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर करता है तो यूजुअली कोर्ट भी जो है डिग्री की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फॉरवर्ड करता है कंसर्न पार्टीज को, और कोर्ट ने अगर ऐसा मेंशन किया है अपनी प्रोसीडिंग में तो कोर्ट ऐसी ही बात का संज्ञान ले सकता है एज पर सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अगर ऐसा कोर्ट संज्ञान लेता है तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है। इसके अलावा आप खुद भी नोटिस देकर जो है कन्फर्म कर सकते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी रीमैरिज कर रहे हैं तो ये चोरी छुपे ना करें, ये बिल्कुल आप समाज की उपस्थिति में करें और संभवतः अपने घर में करें। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका कोई भी ऐसा एक्ट शो नहीं होना चाहिए कि आप बोनाफाइड नहीं है या आप मेलाफाइडली जो है एक्ट कर रहे हैं। साथियों, आपके अपने राइट्स हैं, जितना आप इन्फोर्स कर पाएंगे उतना ही आप बच पाएंगे, अदरवाइज़ ये लोग जो हैं आपको हैरेस करने में कोई भी कमी जो है वो नहीं छोड़ेंगे। तो कुल मिला के हम नटशेल में एक बात कह सकते हैं कि सेक्शन 5, सेक्शन 15, सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 17 सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट, ऑर्डर 6 रूल 4 CPC विद ऑर्डर 19 CPC with the basic protocols of section 27 of general clause act are quite important to deal with such applications। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी ड्राफ्टिंग या अपनी प्लीडिंग्स जो है जरूर कीजिए रिप्लाई का, निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।